गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में 7th लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है धातु अधातु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु: सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ धातु है। ठीक है, धातु के एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। फिर धातु में क्या क्या होता है वो दिए इसके अंदर। धातु के अंदर क्या होता है? धातु में चमक होती है, वे कठोर होते हैं, उनके तार या पतली चादर पत्रे बना सकते हैं, मतलब वो दब सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मतलब दूसरे भी फॉर्म में वो लोग तैयार हो सकते हैं, दूसरा आकार बदल सकते हो अपना। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उसके अंदर ऊष्मा और विद्युत आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, फ्लो हो सकते हैं। धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित आयन धन्यान अर्थात कोटिन निर्मित होता है। ठीक है, ये जो था तुम लोग को 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके तुम लोग। तो क्या होता है धातु के अंदर, क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब वो त्यागते हैं। ठीक है, कि वो धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और वो धन वेशित होते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है जो त्यागता है वो धन विशेष मतलब कटायन होता है, और जो लेता है वो अनायन होता है। ठीक है, पॉजिटिव रहता है ये, तो इसलिए धन रहता है इसके अंदर, मतलब प्लस साइन रहता है धातु, और जो धातु रहते हैं वो माइनस रहते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म में क्या दिया है? अवस्था पहला, फिजिकल स्टेट। सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में रहती है, किंतु पारे तथा गोलियम जैसे कुछ धातुएं अपवाद है। ठीक है, सॉरी गैलियम। क्या दिया यहाँ पे? सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारे तथा गैलियम जो रहता है वो अपवाद में रहते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ठोस में नहीं रहते, और वे कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में भी होती है कभी कभी। फिर आगे दिया है, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ किसी दवाखाने में जाने पर डॉक्टर के पास तुमने रक्तदाब मापक देखा होगा, उसके कांच की नली में एक धूसर रंग राख जैसा रंग का द्रव देखा होगा, वह कौन सी धातुएं होती है? ठीक है, तो वो पता है तुम लोग को, लीड होता है। फिर चमक, लस्टर, चकाकी, क्या होता है उसके अंदर? तुम्हारे घर के तांबे के बर्तन लो और नींबू से घिसो और पानी से धोने के पहले तथा धोने के बाद चमक का अवलोकन करो। धातु के घिसे हुए धातु के ताजे काटे हुए पृष्ठभाग के प्रकाश का परिवर्तन होता है और वह धातु चमकदार दिखाई देती है। क्या बताया धातु के अंदर दूसरा भौतिक क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, जैसे कि तांबा का बर्तन रहता है, उसमें आराम से अगर नींबू से तुम मतलब कोई भी खट्टी चीज से अगर रगड़ोगे नींबू से या कोई भी खट्टी चीज से, तो वो एकदम चमक जाती है। ठीक है, तो वही बोला यहाँ पे, धोने के बाद तुम स्टार्टिंग में देखो या बाद में देखो, उसके अंदर चमक दिखाई देती है। फिर तीसरा क्या दिया है? कठोरता। कठोरता में क्या बताया? सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, वे नरम नहीं होती है। अपवाद सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं, उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ के मतलब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ जो है वो उसके अंदर ये सब बातें नहीं रहती। कठोरता है, जैसे कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा उसे, तो क्या बताया इसमें? धातु के अंदर कठोरता होती है, वे नरम नहीं होते, लेकिन ये दो चीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज़ कठोर होते हैं। कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये नरम होते, चाकू से भी आसानी से कट जाते, इतने नरम होते। ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या दिया? तन्यता, डक्टिलिटी। क्या तुम स्वर्णकार की दुकान में गए हो? स्वर्णकार को सोना या चांदी के बारे में तार बनाए हुए देखा है क्या? छिद्र में से धातुएं खींचने पर उसके तार बनती है। इस गुणधर्म को धातु की तन्यता कहते हैं। क्या होता है तन्यता? तुम लोग ने मतलब देखा, शायद से देखा रहेगा या नहीं भी देखा रहेगा। क्या बोलते हैं, जो सोने का तार रहता है, ठीक है, तो वो सोना जो रहता है एक बड़ा सा ईटा ईटा जैसे रहता है, मतलब बिस्किट जो कहते हैं सोने का, या गोल बिल अलग अलग आकार के होते हैं, उसको गर्म करके, ठीक है, उन लोग मतलब जो सोना रहते हैं वो उनको अलग अलग आकार देती है। तार कोई बना देता है, कोई उसको थोड़ा सा काट के कुछ कुछ बना देता है। ठीक है, तो उसको तन्यता कहते हैं, जिसका आराम से हम लोग तार बना सकते हैं। फिर पांचवा दिया यहाँ पे आघातवर्धता। आघातवर्धता में क्या दिया है? एक कीले लो और उसके चबूतरे पर रखकर हथौड़े से ठोकते रहो, कुछ समय के पश्चात तुम्हें पतली चादर तैयार होते हुए दिखेगा। इस गुणधर्म को धातु आघातवर्ता कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे? एक कीला लो और किसी चबूतरा पर रखकर हथौड़े से ठोकते रहो। ठीक है, किसी चबूतरा पर अगर ठोकते रहोगे तो क्या होगा? उसके पश्चात पतली चादर तैयार होते हुए दिखेगी, मतलब वो चपटा चपटा होते जाता है। ठीक है, तो वही आघातवर्धक होता है। कोई भी चीज़ मतलब जब चादर जैसा निर्माण होता है तो वो आघातवर्धक होता है, और कोई भी चीज़ तार जैसा निर्माण होता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का हमेशा याद रखना, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है। ठीक है, अलग अलग जो रहता है वो। फिर यहाँ पे दिया छठवां पॉइंट, ऊष्मा का संचलन।
मतलब ऊष्मा जहाँ से आराम से जा सकती है, आर पार हो सकती है, जिसके अंदर फ्लो हो सकती है। क्या दिया यहाँ पे, तांबे की एक पट्टी लो, उसके सिरे पर मोम लगाओ और दूसरे सिरे को गर्म करो, उसका अवलोकन करके शिक्षक के साथ चर्चा करो। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, चांदी तांबा एल्यूमिनियम ऊष्मा के उत्तम चालक है। क्या बताया इसके अंदर, ऊष्मा मतलब जिसके अंदर से ऊष्मा आराम से पास हो सके। तो यहाँ पे क्या मतलब उदाहरण देके बताया, तांबे का एक पट्टी लेना है और उसको फिर गर्म करना है, ठीक है, एक सॉरी तांबे का एक पट्टी लेना है, उसके एक सिरे पे मोम लगाना है, ठीक है, और दूसरा सिरा को उसको गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है, आगे का जो मोम रहेगा वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को, उसके अंदर का जो ऊष्मा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत के तार बनने के लिए कौन कौन से धातुओं का उपयोग किया जाता है। धातु दिखते की सुचालक होती है, सीसा एक अपवाद है, ऐसे एकमात्र धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती। क्या होता है फिर, पहला ऊष्मा था, उसे यहाँ पे भी दूसरा विद्युत दिया जिसके अंदर से विद्युत आराम से पास हो सके। तो क्या दिया इसके अंदर, विद्युत के तार बनते हैं। कौन कौन से धातु का उपयोग होता है, ठीक है, तो हमारे जो तार रहते हैं घर में, तांबे रहता है, स्टील रहता है, ठीक है, उसके अंदर मिक्सचर रहता है, सब चीज़ मिक्स होके, आयरन रहता है, लोखंड मतलब, ठीक है, तो ये सब का मिक्स होके तार बनता है जिसके अंदर से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और सिर्फ एक उपवाद क्या बताया, एक सिर्फ एक मात्रा कौन सा है, सीसा, जिसके अंदर से ना ही विद्युत पास होता है ना ही ऊष्मा पास होता है, ठीक है। फिर हमारा 8वां दिया है यहाँ पे घनत्व, ठीक है, घनत्व डेंसिटी। क्या दिया है, धातु का घनत्व अधिक होता है। अपवाद, सोडियम पोटेशियम और लिथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। क्या बताया, दूसरे जो सब मतलब जो धातु रहती है उसके घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो रहता है इसका घनत्व पानी के भी से कम रहता है। और लिथियम का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 0.53 ग्राम पर सीसी, ठीक है, इतना कम रहता है। फिर आगे क्या दिया है, 9वां द्रवांक। नौवा दिया है द्रवांक और कथनांक, ठीक है। क्या दिया इसके अंदर, सामान्यतः धातु के द्रवांक और कथनांक उच्च होते हैं। उपवाद Hg, Ga, Na और K जो रहते हैं वो कम रहता है, ठीक है। Hg, Ga मर्क्यूरी, तुम्हारा गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो द्रवांक और कथनांक रहते हैं मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तुम लोग को समझा ही रहेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, गलने का और क्या कहते हैं उबलने का जो रहता है वो कम रहता है। फिर ध्वन्यता सोनैरिटी, तुम्हारे विद्यालय की घंटी किसी धातु की है और वो कैसे कार्य करती है। धातु ध्वन्यात्मक होता है, मतलब जिससे टकराने से क्या होता है बहुत जोर से आवाज़ गूंजता है, तो वो भी धातु के अंदर रहता है, ठीक है। आगे अधातु यहाँ पे आया, अधातु में क्या दिया, नॉन मेटल्स, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ अधातु है। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं और उनके चमक नहीं होते, ठीक है। इसका क्या बताया, वो कुछ भंगुर होते हैं और कुछ के अंदर चमक नहीं होती। अधातु के भौतिक गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या बताया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंदर, सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था CsP द्रव अवस्था, Br2 गैस अवस्था और H2N2O, ठीक है। ठोस अवस्था में CsP रहते हैं, फिर द्रव अवस्था में Br2, गैस अवस्था में H2N2O2, ठीक है। कार्बन, सल्फर, पोटेशियम ये सब, सॉरी फॉस्फोरस, ये सब ठोस अवस्था में रहते हैं। उसे ही ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में रहते हैं और गैस अवस्था में तुम्हारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आगे दिया चमक, लस्चर। क्या दिया इसके अंदर, अधातु में चमक नहीं होती, ठीक है, वही धातु में चमक थी, यहाँ पे अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन दूसरे जो अधातु है जैसे कि हीरा, आयोडीन और कैलाश, ठीक है, इसके अंदर जो रहती है उसके अंदर चमक होती है। हीरा तो पता है तुम लोग को, आयोडीन भी सब, तो इसके अंदर जो चमक कितना रहता है वो सब तुम लोग को पता ही है। क्या क्या दिया फिर, कुछ अधातुएं रंगहीन तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला किस रंग का होता है, कोयला किस रंग का होता है, तो काला रंग का होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कोई अधातु रहते हैं उस सबके मतलब अलग अलग रंग होते हैं। फिर आगे दिया है भंगुरता। भंगुरता में क्या बनाया, ब्रिटलनेस के अंदर कोयला मतलब कार्बन लो और एक हथौड़े से ठोको, क्या होता है देखो, क्या होएगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में। ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं, कुछ अधातु नरम होते हैं। अपवाद हीरा, कार्बन का उपरोक्त सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ
है, ठीक है। तुम लोग को पता ही है सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है, उसको हथौड़े से मारोगे तो भी वो नहीं जल्दी टूटता, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, सो कुछ अधातु जो रहते हैं वो नरम होते हैं और कुछ अधातु ठोस होते हैं और वो लेकिन भंगुर होते हैं। फिर आगे दिया है तन्यता और आघातवर्तता, डक्टिलिटी एंड द मेलेबिलिटी। क्या दिया उसके अंदर, अधातु तन्य और आघातवर्तता नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर ना ही तन्यता और ना ही आघातवर्तता ऐसी चीज़ नहीं रहता है। फिर पांचवा, ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे धातु तुम्हारा ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है, सो यहाँ पे कुचालक दिया है। लेकिन कुछ एक चीज़ है जो जो चालक रहते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है। उसका एक अप्रूफ है कार्बन का ग्रेफाइट, वो विद्युत का उत्तम चालक, उसके अंदर से आराम से विद्युत प्रवाह हो सकता है, ठीक है। फिर छठवा दिया घनत्व, डेंसिटी। अधातु का घनत्व कम होता है, वैसे ही तुम लोग का वहाँ पे जो धातु थे उसके सबके घनत्व ज़्यादा थे, सिर्फ 3 जो छोड़े थे उसके जो घनत्व थे वो पानी से भी कम था। फिर यहाँ पे सातवा लिया द्रवांक और कथनांक। धातु का द्रवनांक तथा कथनांक क्या है, कम होते हैं। अपवाद कौन कौन से, कार्बन, बोरान, ये ठोस अधातु है जिसके जो तापमान रहते हैं वो उच्च रहते हैं, ठीक है। उच्च तापमान में वो आराम से पिघलते हैं, ठीक है। उनके जो द्रव्यांक रहते हैं वो ज़्यादा रहता है, तो साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी उनका ज़्यादा रहेगा, कथनांक जो रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है उपधातु, ठीक है। हमने धातु देखा, अधातु देखा, अब यहाँ पे उपधातु है। उपधातु के अंदर क्या बताया, मेटलॉइड्स, ठीक है। उसको इंग्लिश में उपधातु को मेटलॉइड्स कहते हैं। क्या दिया है, आर्सेनिक, AS, सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम, Ge, एंटीमनी, Sb जैसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच के होते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो इन लोग 9th और 10th में जाओगे तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ोगे। जब तुम्हारा ये आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो उसके अंदर तुम लोग आराम से देखोगे तो उसके अंदर और अच्छे से समझेगा तुम लोग को धातु अधातु और जो क्या कहते हैं उपधातु है वो, ठीक है। 118 टोटल रहते, तो देखोगे तो तुम लोग को समझेगा। धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बताया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन, ठीक है। हम लोग ने ऊपर वाले लेसन में भी देखा था इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन, यहाँ पे भी दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। अधिकांश धातु के परमाणु की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है, ठीक है। जो इसके बाह्यतम कक्षा जो रहती है वो 3 तक होती है, उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्वरूपन। जैसे कि Na, Mg, Al, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिया 11, 12, 13, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन क्या आएगा, 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, ठीक है। तो यही बताया जो ये रासायनिक क्रिया के आधार पर अधिकांश धातु के जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कवच में कम से कम 3, ज़्यादा ज़्यादा 3 ही रहता है, वो रहता है, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे दूसरा पहला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन था, फिर आगे दिया तुम्हारा आयनों की निर्मिति। धातु के उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन अर्थात कोटायन निर्मित करने का प्रवृत्ति होता है। जैसे बताया तुम लोग को, धातु जो रहता है वो क्या करता है, अपना जो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देता है, इसलिए उसके अंदर प्लस साइन हो जाता है, धनावशेष, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो ऋणावशेष हो जाता है, कटायन, अनायन, ठीक है। तो यहाँ पे Na दिया है, तो Na281, तो उसका लास्ट कवच में कितना है, 1 है सोडियम के, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो दे देगा, ठीक है। फिर Mg, मैग्नीशियम में उसके अंदर लास्ट के कवच में 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा उसे। एल्यूमिनियम के लास्ट कवच में 3 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। हम लोग ने ये पढ़ा था कि Lmn कवच रहता है 4 कवच, तो यहाँ पे 3 कवच है, K में 2, L में 8 और M में 1 है, ठीक है। उसे सबके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के सबके में 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको दे देगा। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या रहेगी या क्या बोलते हैं आयन की निर्मिति की संख्या रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, और उनके अंदर का एनर्जी जो रहेगा धनायन वो भी ज़्यादा रहेगा। फिर आगे तीसरा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के अंदर क्या बताया, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मिति होती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन, तो धातु का ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी की निर्मिति होती है। क्या बताया इसके अंदर, देखो नीचे दिया है इसके अंदर, धातु के ऑक्साइड और उसके साथ अम्ल जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, 2 चीज़ बनते हैं, लवण प्लस पानी, ठीक है।
धातु पहले क्या होता है, धातु को ऑक्सीजन से मिलते क्या होता है, धातु ऑक्साइड हो जाता है। और धातु ऑक्साइड अगर रहा, धातु के मतलब ऑक्साइड रहेंगे और वो क्षारीय होते हैं। पहले एक पॉइंट बताया। और उसके बाद क्या होता है, अगर उसके साथ अगर अम्ल मिल गया तो वो लवण प्लस पानी की निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आगे चौथा दिया यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया के बाद क्या होता है, अधिकार धातु के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातु के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ठीक है, वो भी दिया, धातु के प्लस तनु अम्ल मिलता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखो ये दोनों अलग है। यहाँ पे दिया धातु के ऑक्साइड प्लस अम्ल तो लवण पानी होता है, और यहाँ पे धातु प्लस तनु अम्ल लिखा। ठीक है, यहाँ पे धातु के ऑक्साइड और अम्ल है तो लवण पानी निकलेगा। यहाँ पे अगर धातु और अम्ल है यहाँ पे तुम्हारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, क्या बताया इसमें, परख नली लो और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो, बाद में जस्ते का चूर्ण डालो, परख नली के मुंह के पास जलती हुई दिखलाई की तीली से जलाओ, जलती हुई तीली का अवलोकन करो, उसमें आवाज़ होते हुए तुम्हें महसूस होगा। ठीक है, तुम लोग जब 9th-10th में जाओगे तो तुम लोग को ये करने को भी मिलेगा लैब के अंदर। ठीक है, साइंस लैब के अंदर, और ये प्रैक्टिकल रहेगा तुम लोग को। फिर आगे दिया है पानी के साथ अभिक्रिया। जब धातु का पानी के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। कुछ धातु के पानी के साथ तो कुछ की पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है। उनके अभिक्रिया का दर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या बताया, जब पानी के साथ अभिक्रिया होता है तो किसके अंदर पानी अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है, और कुछ जो रहता है जिसके भाप के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, सबका जो दर रहता है वो अलग अलग रहता है, लगने वाला समय भी अलग रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब लोगों ने अभी मेटल्स का देखा, अभी अधातु के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। क्या क्या सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले भौतिक देखे थे, अभी केमिकल रासायनिक देखेंगे। क्या दिया इसके अंदर, पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन। अधिकतर धातु के संयुक्ता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक अर्थात 4 से 7 होती है। ठीक है, हम लोगों ने उसमें देखा 1 से 3 रहती है, इसके अंदर 4 से 7 होती है। क्या क्या दिया तत्व के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है, 7, 8 और 17। परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 7, 8, 17। तो उसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन भी दिया है 2,5। ठीक है, टोटल 7 हो गए, 2,6, 8 हो गए, 2,8, 7, ये तुम्हारा 17 हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन स्वरूपन है वो कितना है, 5, 6, 7 है। ठीक है, तो 5, 6, 7 हो गए यहाँ पे, तो 5, 6, 7 हो गया। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा 4 से 7 तक रहता है, और उसके अंदर कितना था तुम्हारा, 1 से 3 तक था। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे दिया है क्या, आयनों की निर्मिति। अधातु के उनकी संयोजकता के कक्षा के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ऋणांशित ऋण आयन अर्थात अनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि देखा हम लोग ने, वो कटायन था, उसे ये अनायन। देखो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कटायन और अनायन। इसमें ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है, तो जो दान करता है मतलब जो दे देता है वो प्लस रहता है, धन अवशेष रहता है। ठीक है, अनायन रहता है, सॉरी कटायन रहता है, और जो ले लेता है वो अनायन रहता है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है Cl क्लोरीन, इसको कितना चाहिए, 1 कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, 2,8,8, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, फिर उसे यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 कंप्लीट करने को चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया उसने। फिर नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो उसने 3 लिया। ठीक है, 2,8। ठीक है, ये तीनों का दिया है। फिर आगे दिया है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर देखा, इसके साथ भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से क्या होता है, वो अधातु का ऑक्साइड ही निर्माण होता है। जैसे उसमें भी ऑक्साइड निर्माण होता है, वैसे इसका भी ऑक्साइड निर्माण होता है। जैसे C+O2 ऑक्सीजन के साथ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, डाइऑक्साइड, साइड होता है लास्ट में उसे। फिर कार्बन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब मिलता है तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, फिर अधातु के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है तो क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल। फिर सल्फ्यूर डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बोलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सब दिया है। फिर ये क्या दिया उसके अंदर,
अधातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। जैसे उसमें तनु अम्ल होता है तो इसके अंदर तनु अम्ल के साथ अधातु की अभिक्रिया होती ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ लास्ट में पॉइंट दे दिया है, ठीक है। फिर तुम्हारा कैंसल धातु अधातु का उपयोग जो रहता है। फिर आया तुम्हारा नोबल मेटल, ठीक है। नोबल मेटल के अंदर क्या बताया, राज धातु, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम, ठीक है। ये जैसे जो कुछ धातुएं ये इसको राज धातुएं कहते हैं, नोबल मेटल्स। वे प्राकृतिक में तत्व में स्वरूप में पाई जाती है, उन पर हवा, पानी, ऊष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता, ठीक है। जैसे सोना चांदी है तो इसके ऊपर गंज, मतलब जैसे लोखंड में कैसे गंज फटक से लग जाता है वैसे इस पर गंज बीज नहीं लगता, इसके ऊपर परिणाम जो रहता है आसानी से नहीं होता। उनकी शरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। गंज लगने का शरण जो रहते हैं वो या ऑक्सीकरण जो रहता है उसकी अभिक्रिया कमरे के तापमान में, जैसे कि 37 डिग्री, मतलब जो साधा हम लोग का जैसे रहता है, हमारा जो वातावरण रहता है 32 डिग्री, 37 डिग्री, 35 डिग्री, तो उसके अंदर वो उसका शरण या ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। अभी उसका उपयोग क्या क्या दिया है यहाँ पे, सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, चांदी का उपयोग औषधि में किया जाता है, ठीक है। सोने, चांदी और प्लेटिनम का तुम लोग को पता ही है आभूषण बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे दूसरा चांदी का जो उपयोग रहता है वो औषधि बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर तीसरा, सोना चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तुम लोग को मेडल्स जो देते हैं वो सोने चांदी का बनाया जाता है। हम यहाँ पे नहीं रहता है, जब बड़े बड़े जो खेल होते हैं उसके अंदर, ओलंपिक्स, उसके अंदर दिया जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे कि ज़्यादा करके जो बाहर जो जाता है, जैसे कि सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं तो उसके अंदर भी सोने चांदी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर पांचवा दिया है प्लेटिनम, पोलेडियम, इन धातु का उपयोग संप्रेरक मतलब कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। जो केमिकल रासायनिक चीज़ रहती है उसका अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए ये प्लेटिनम और प्लेटिडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आगे दिया है सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गोल्ड। क्या दिया यहाँ पे, स्वर्ण की दुकान पर सोने का भाव पूछने पर वे अलग भाव बताते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। क्या बताएं यहाँ पे, स्वर्ण का जो दुकान पे जाओगे तो सोने का सब भाव पूछोगे तो सब अलग अलग भाव बताते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर की प्योरिटी जो रहती है वो कम ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, सोने एक राजधातु है तथा प्राकृतिक के तत्व में स्वरूप में पाया जाता है। 100% शुद्ध सोने का अर्थात 24 कैरेट सोना होता है, ठीक है। ये याद रखना, 100% शुद्ध सोना मतलब 24 कैरेट सोना होता है। शुद्ध सोना नरम होता है, इस कारण शुद्ध सोने के तैयार किए गए आभूषण दाब के कारण मुड़ सकते, ठीक है, या टूट सकते। इसलिए कभी भी तुम्हें 24 कैरेट का सोना जो रहता है वो तुम्हें मतलब गहने बना के नहीं दिए जाते, इस कारण उसमें स्वर्ण, तांबा या चांदी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। तांबा या चांदी जो रहता है वो मतलब बराबर हिसाब से मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए। और वो जो आभूषण रहता है सोना चांदी का जो बनाते हैं, सोना चांदी का मिक्स करके बनाते हैं, वो 22 कैरेट का हो जाता है, ठीक है। कोई 22 कैरेट का रहता है तो कोई 23 कैरेट का रहता है। देखो यहाँ पे कैरेट दिया है और उसका प्योरिटी, ठीक है, शुद्धता का प्योरिटी दिया है, ठीक है। क्या दिया, प्रतिशत, कैरेट 24 कैरेट जो सोना रहता है वो 100% प्योर रहता है, ठीक है। फिर 22 कैरेट का 91.66, ठीक है, मतलब 8.44% तुम्हारा यहाँ पे दूसरा चीज़ मिक्स रहता है, जैसे कि तांबा और चांदी। फिर 18% जो कैरेट रहता है वो 75% पूरा सोना रहता है उसके अंदर। फिर 14 कैरेट रहता है उसके अंदर 58.33% सोना रहता है। 12 कैरेट का 50% और 10 कैरेट का 41.66% सोना रहता है, ठीक है। फिर शरण, कोरोजन, क्या दिया यहाँ पे, धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैस की अभिक्रिया होने से धातु के यौगिक निर्मित होते हैं, ठीक है। क्या दिया, धातु के नमी के कारण, मतलब धातु के अंदर जो नमी रहती है पहले से और जो गैस रहती है जैसे कि हवा रहता है उसका गैस का अभिक्रिया दोनों से होने के कारण क्या होता है, ये शरण हुआ जाता है, ठीक है। तो वही दिया, इस प्रक्रिया के कारण धातु पर प्रभाव होने के कारण उनका क्षय होता है, ठीक है, मतलब उनका नाश होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब जो तुम लोग को पता है लोखंड जो होता है उसका थोड़ा ऊपर का खराब हो जाता है और बाद में उसमें से जो निकलता रहता है। क्या दिया इसके अंदर, तुम्हारे दैनिक जीवन में शरण के उदाहरण की सूची तैयार करो। लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित
होती है। ठीक है, पता है तुम लोग को, लोहे ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो उसके ऊपर तुरंत लाल भूरे रंग का परत निर्माण होता है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से हरे रंग की परत निर्मित होती है। क्या बताया इसके अंदर, तांबे पर जो रहता है उसके ऊपर भी क्षरण होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से उसके ऊपर हरे रंग की परत निर्मित होती है। तुम्हारे घर पे जब ये दिया भी रहेगा तांबे का तो उसके ऊपर भी जल्दी ये आता है। फिर चांद पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने से काले रंग की परत तैयार होती है। ठीक है, फिर चांदी पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, ये गैस का जब अभिक्रिया होती है तो उसके ऊपर भी काले रंग का परत तैयार होता है। ठीक है, ये जो बोल रहा पॉइंट वो सब ध्यान रखना। ठीक है, लोहे के ऊपर कौन से होते हैं, लाल और भूरे रंग का होता है। तो उसी प्रकार तांबे और कार्बन जो तांबे पे जो रहता है उस पर हरे रंग का परत होता है, और उसी प्रकार चांदी जो रहता है उसके ऊपर काले रंग की परत होता है। फिर धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निशिंग व रंगों की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्षरण न हो इसलिए उसके ऊपर तेल, ग्रीस या वार्निशिंग या रंग की परत चढ़ाई जाती है। तुम लोग जब भी देखे रहोगे लोखंड का कुछ चीज़ रहता है तो उसके ऊपर रंग लगा रहता है। ठीक है, तथा अन्य जंग व लगने वाली धातुओं का मूलमा दिया जाता है। लोहे पर जस्ते का मूलमा देकर लोहे का क्षरण रोका जाता है। इसी क्रिया के कारण धातु के पृष्ठभाग का हवा के संपर्क टूट जाता है और फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया घटित न होने के कारण क्षरण नहीं होता। ठीक है, क्या दिया है, जब बीच में मतलब उसके ऊपर कुछ चीज़ भी लगा देते तो क्या होता है, उसका हवा के साथ संपर्क नहीं होता, उसके अंदर की जो पानी मतलब जो गीला रहता है वो उस दोनों का अभिक्रिया नहीं होती और ना ही वो जल्दी खराब होता है। ठीक है, फिर आगे दिया यहाँ पे मिश्र धातु अलॉय। क्या दिया यहाँ पे, दो या अधिक धातु के अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु है। आवश्यकता अनुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके विविध मिश्र धातु तैयार की जा सकती है। उदाहरण, घर के उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील के बर्तन लोहे और कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बनी मिश्र धातु है। क्या होता है इसके अंदर, दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके जो या अथवा अधातु को मिक्स करके जो चीज़ बनाते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार घटक तत्वों विविध अनुपात में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, जितना जितना चाहिए रहता है जिससे अलग मतलब दूसरा कुछ निर्माण हो सके वो। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण में क्या दिया, घर में उपयोग होने आने वाले स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन रहते हैं या लोहे का, कार्बन का, क्रोमियम, निकल, ये सब से मिश्र धातु से बने हुए रहते हैं। फिर आगे दिया है पीतल नामक मिश्र धातु को तांबे और जस्ते द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पीतल जो रहता है वो पीतल तांबे और जस्ते से मिलकर बना रहता है। फिर कांस नामक मिश्र धातु को तांबे और टीने से बनाते हैं। ठीक है, कांस नामक जो मिश्र धातु रहता है उसको भी तांबे और टीने से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मिश्र धातु दिए सबके एग्जाम्पल दिए वो याद रखना है। क्या क्या दिया है, पहला जो घर का उपयोग स्टेनलेस स्टील का बर्तन रहता है उसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल से बना रहता है। उसी प्रकार दूसरा जो पीतल दिया है तो पीतल में क्या क्या रहता है, तुम्हारा तांबा और जस्ता रहता है। उसी प्रकार जो कांस रहता है उसके अंदर तांबा और टीन रहता है। ठीक है, ये तीन, और ऊपर के जो सब बताया वो सब पॉइंट याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब। फिर यहाँ पे आता है, क्या तुम जानते हो, क्या दिया यहाँ पे, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 15,000 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लोहा स्तंभ है। इतना वर्ष हो जाने के बाद भी वह स्तंभ आज भी चमकदार है क्योंकि उसके हमारे पूर्वज ने मिश्र धातु से निर्मित किया है। उसे लोहे के अत्यधिक मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस मिश्र धातु से बनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या दिया, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के लगभग 1500 वर्ष पूर्व मतलब तैयार किया गया था, लेकिन उसके ऊपर अब तक क्षरण नहीं हुआ है क्योंकि वो मिश्र धातु से बनाया, लोहे के ऊपर कार्बनिक, सिलिकॉन, ये सब मिश्र धातु से बनाया गया जिसके कारण उसके ऊपर जल्दी से क्षरण नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म होते हुए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।